everyone, once again welcome back to Priyanka Career Hub for User Exam Preparation. प्रियंका दिस साइड। आज के इस वीडियो में दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए पेपर वन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज हम डिस्कस करेंगे। एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज के साथ में हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सारी इंपॉर्टेंट अपडेट एंड नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 मैच द पेयर से आईसीटी का क्वेश्चन है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर के कुछ कंपोनेंट्स आपको मैच करना है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी, सीएमओएस एंड सीपीयू आपको मैच करना है। सो फ्रेंड्स, आपको दिया गया है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, तो आपका ऑप्शन यहां से भी आ जाएगा। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। डी का आप देख लीजिए, डी का अगर फर्स्ट आ रहा है तो आपका आंसर मिल जाएगा, बट डी का फर्स्ट 1 में भी है, सेकंड में भी है एंड देन फोर्थ में भी है। सो हम पहले डिस्कस करते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका होगा मेमोरी दैट कैन बी रिटन एंड रीड। रैम मेमोरी जो कि आपकी वॉलेटाइल मेमोरी होती है, जिसको आप रीड भी कर सकते हैं एंड रिटर्न भी कर सकते हैं। तो रैम का हो जाता है आपका मेमोरी दैट कैन बी रिटन एंड टू रीड फ्रॉम। रोम, ये आपकी रोम से आप याद करना, रोम मीन्स नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है जो कि स्टोर करती है बूटअप प्रोग्राम को। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, कंप्यूटर ऑफ होता है, इसके बूटअप प्रोग्राम को स्टोर करती है। देन आपकी होती है सीएमओएस। फ्रेंड्स, ये जो सीएमओएस होती है, स्टोर करती है डेट टाइम एंड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फॉर बेसिक आउटपुट सिस्टम। कंप्यूटर में जो डेट टाइम एंड सिस्टम होते हैं कॉन्फ़िगरेशन के, उसको स्टोर करती है एंड उसको कंट्रोल करने का वर्क करता है सीएमओएस। सीपीयू आपको पता ही है, ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस इज कॉन्ट्रोडिक्टरी टू the propositions all cats are carnivorous? Option number 1, some cats are not carnivorous. 2, some cats are carnivorous. 3, no cats are carnivorous. And no carnivores are cat. सो फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया है कॉन्ट्राडिक्टरी। तो कॉन्ट्राडिक्टरी मैंने आपको पहले भी बताया है, ए ई आई ओ। ए को बोलते हैं हम ऑल, ई मीन्स नो, आई मीन्स सम एंड ओ मीन्स सम नॉट। अगर हम कॉन्ट्राडिक्टिंग की बात करें तो ए कॉन्ट्राडिक्ट करता है ओ के साथ में, आई कॉन्ट्राडिक्ट करता है ई के साथ में। मींस ऑल का जो कॉन्ट्राडिक्शन होगा वो सम नॉट होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। अगर आपसे प्रपोजिशंस में पूछा जाता नो, तब आपका जो कॉन्ट्राडिक्शन होता सम, एंड सम पूछा जाता तो सम का कॉन्ट्राडिक्शन होता नो। तो ऑल कैट्स आर कॉर्निवर्स का जो कॉन्ट्राडिक्शन होगा वो फर्स्ट होगा, some cats are not carnivores. Option number first is the right answer. Next, question number 3. Which of the following agreements protocols mainly focuses on the curbing of global temperature rise? Option number 1, Montreal Protocol, Kigali Protocol, Kyoto Protocol and Paris Protocol. क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ऐसा कौन सा एग्रीमेंट और प्रोटोकॉल है जो ग्लोबल टेम्परेचर के राइज होने के ऊपर फोकस करता है। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रोटोकॉल है आपका पेरिस एग्रीमेंट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका यूनिट नंबर 9 का क्वेश्चन है, पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से। प्रोटोकॉल आप जरूर कर लीजिएगा, इससे एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता ही है। अगर हम बात करें पेरिस एग्रीमेंट की, तो फ्रेंड्स पेरिस एग्रीमेंट कोप 21 से रिलेटेड है, एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन क्लाइमेट चेंज है, जिसको अडॉप्ट किया गया था 196 पार्टीज ने फॉर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि 2015 में आया था पेरिस एग्रीमेंट, जो किस पे फोकस करता है, ये टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर के इंक्रीज राइज होने को बात करता है। तो इसमें बिलो, उन्होंने ग्लोबल टेम्परेचर बिलो 2 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल लेवल एंड लिमिट किया था इंक्रीज 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव फॉर द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। अगर हम बात करें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, तो ये ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। इसमें सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर वर्क किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल जो कि ईयर 1997 में आया था, इट्स लीगली बाइंडिंग प्रोटोकॉल, ये लीगली बाइंडिंग है। ये
इसका जो ऑब्जेक्टिव था रिड्यूस करना ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को। अब हम बात करते हैं किगाली एग्रीमेंट जो कि ईयर 2016 में आया था। आपका जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ओजोन लेयर डिप्लीशन के ऊपर जो वर्क करता है उसी को ही अमेंडमेंट करके किगाली एग्रीमेंट को लाया गया था 2016 में, जिसमें इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था HFC को। ओके, सो क्लियर। पेरिस एग्रीमेंट आपका बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रिटी है जिसमें टेम्परेचर राइज के ऊपर बात की गई है, जो फोकस करता है कर्विंग ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर राइज। राइट आंसर इज पेरिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ओके, HFC मीन्स हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर पॉल्यूटेंट। आपको बताना है इसमें से कौन सा एयर पॉल्यूटेंट नहीं है। NO, NO2, NOx, N2O। कौन सा एयर पॉल्यूटेंट्स नहीं है फ्रेंड्स? NO आपका एयर पॉल्यूटेंट है। NO मीन्स नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड एक आपका हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट्स है जो इमिट करता है। ये कैसे जो है निकल आता है? नाइट्रिक ऑक्साइड जो पॉल्यूशन है वो कैसे क्रिएट होता है? हमारे जो व्हीकल्स होते हैं उसका जो धुआं निकलता है उससे एग्जॉस्ट होकर, और इंडस्ट्री में चिमनी का धुआं, इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटी होती है उससे जो पॉल्यूशन क्रिएट होता है वो नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से क्रिएट होता है। तो NO नाइट्रिक ऑक्साइड जिसे हम बोलते हैं ये एक तरह का एयर पॉल्यूशन है। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये भी आपका एयर पॉल्यूटेंट है, जो हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट है, जो कॉज होता है जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं पर्सन को, एंड ये कंट्रीब्यूट करता है एसिड रेन में एंड ओजोन के फॉर्मेशन में। NOx भी आपका कंट्रीब्यूट करता है एसिड रेन में। NOx इज ऑल्सो अ एयर पॉल्यूटेंट जो ग्राउंड लेवल की ओजोन में जो है अपनी भूमिका निभाता है। N2O की बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड ये किसी भी तरह का एयर पॉल्यूटेंट्स नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड आपकी ग्रीन हाउस गैस है जो कंट्रीब्यूट करती है क्लाइमेट चेंज में। तो N2O जो है वो आपका राइट होगा, बिकॉज नाइट्रस ऑक्साइड इज योर greenhouse gas. 4 is the right answer. Next question number 5 आपके सामने है। A tsunami is a transverse wave, longitudinal wave, both transverse and longitudinal waves, neither transverse nor longitudinal waves. So friends, tsunami जो होती है वो only transverse और longitudinal नहीं है, both transverse and longitudinal waves are called a tsunami. Option number 3 जो होगा वो right होगा। Next question number 6. With reference to computer components, which of the following statement are correct? A hard drive has moving part. Fan is required to cool down CPU so that this do not overheat. Accessing information in a hard drive is faster than accessing information stored in RAM. When power is switched off, any information stored in a hard drive is lost. For a given amount of memory, RAM is more expensive than a hard drive. आपको बताना है इसमें से कौन से कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के ऑप्शंस जो है वो ट्रू है। अगर हम ए की बात करें, हार्ड ड्राइव हैज नो मूविंग पार्ट। हार्ड ड्राइव में मूविंग पार्ट होता है, ए आपका रॉन्ग हो जाएगा। फैन इज रिक्वायर्ड टू कूल डाउन सीपीयू। यस, सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है, उसको कूल करने के लिए यहाँ पर एक फैन लगा होता है, तो फैन जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है कूल करने के लिए, सो दैट दिस डू नॉट ओवरहीट, जिससे कंप्यूटर में ओवरहीट जो होता है वो नहीं होता है फैन अगर होता है। तो बी जो होगा वो आपका राइट होगा। असेसिंग इंफॉर्मेशन इन अ हार्ड ड्राइव इज फास्टर देन असेसिंग इंफॉर्मेशन इन रेम। अगर आप रेम में इंफॉर्मेशन को असेस करते हैं तो रेम जो है वो फास्ट होगी एज कंपेयर टू द हार्ड ड्राइव। तो यहाँ पे बोला जा रहा है हार्ड ड्राइव इज फास्टर देन रेम, तो इसीलिए आपका सी जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। व्हेन पावर इज स्विच ऑफ, एनी इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन अ हार्ड ड्राइव इज लॉस्ट।
जब आप, बिकॉज हार्ड ड्राइव जो होती है वो सेकेंडरी स्टोरेज है, सेकेंडरी मेमोरी है, जब आपकी पावर ऑफ होती है तब उसका डेटा लॉस्ट नहीं होता, रेम का डेटा पावर ऑफ होने पे लॉस्ट हो जाता है, तो डी इज ऑल्सो रॉन्ग। फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ मेमोरी रैम इज मोर एक्सपेंसिव देन अ हार्ड ड्राइव, यस ई इज करेक्ट, रैम जो होती है वो एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू हार्ड ड्राइव। So option number B and E is the right answer. Next, question number 7. Priya knows she did something embarrassing at her best friend's birthday party many years ago, but she cannot remember what it was. This is an example of repression, amnesia, implicit memory and interference. क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि प्रिया जानती है कि कुछ टाइम पहले उसने अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में कुछ एम्बेरसिंग यानी कि कुछ शर्मनाक किया था, बट उसको याद नहीं आ रहा है, याद नहीं कर सकती है कि उसने क्या किया था। ये किसका एग्जाम्पल है? सो फ्रेंड्स, ये आपका एग्जाम्पल है रिप्रेशन का। रिप्रेशन को सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था, ये सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था रिप्रेशन को। अगर मैं आपको बोलूं तो सिगमंड फ्रॉइड ने एक थ्योरी जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत इंपॉर्टेंट है, आईडी, ईगो, इद, ईगो और सुपर ईगो, ये भी जो है सिगमंड फ्रॉइड ने दिया है। बट अगर हम क्वेश्चन में बात करें तो रिप्रेशन जो है वो सिगमंड फ्रॉइड ने साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया था, जिसका मतलब होता है रिप्रेशन इज अ अनकॉन्शियस ब्लॉकिंग डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स और इम्पल्स। ये एक जो है अनकॉन्शियस थॉट्स होते हैं, इम्पल्सिस फीलिंग होती है, साइकोलॉजिकल फीलिंग होती है, एज अ डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है रिप्रेशन, दैट हेल्प्स प्रोटेक्ट अगेंस्ट, जो पर्सन को उसकी एंजाइटी और टेंशन के लिए प्रोटेक्ट करता है और उसको पेनफुल सिचुएशन को फेस करने से बाहर निकालता है। मतलब प्रिया के साथ में जो पार्टी में हुआ था वो उसको याद नहीं कर सकती है, इज कॉल्ड अ रिप्रेशन। मीन्स प्रिया के पेनफुल सिचुएशन जो उसके माइंड में है उसको बाहर निकालने का जो काम हो रहा है साइकोलॉजिकली, that's called is repression. That's why your option number 1 is correct. ये सिगमंड फ्रॉइड ने आपको दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट है। नो कार्निवोरस आर कैट्स, सम कार्निवोरस आर नॉट कैट, ऑल ऑल नॉन कार्निवोरस आर नॉट कैट्स। अगर हम बात करें यहाँ पर, ये सम नॉट है, नेगेटिव है, ये भी नहीं होगा, नेगेटिव है, नहीं होगा। अब नेगेटिव नेगेटिव तो हम ले नहीं सकते, ऑल कैट्स आर कॉर्निवोरस, सी। एंड अगर हम नॉन और नॉन को कट करें तो यहाँ पे बचता है ऑल कॉर्निवोरस आर कैट। तो आपका जो सी एंड डी ऑप्शन है वो राइट होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नंबर 8, 24, 72, 36 एंड 108। आपको नंबर सीरीज को सॉल्व करना है। यहाँ पे मेंशन है 48, 24, 72, 36, 108 एंड व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर। अगर आप नंबर सीरीज में देखें तो यहाँ पर आप 48 में अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तब आपके पास आता है 24, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लीकेशन, देन 72 अगेन आप 2 से डिवाइड करेंगे, देन उसके बाद 3 से मल्टीप्लीकेशन, अगेन जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे आफ्टर दैट यू विल गेट 54। सो नंबर सीरीज का राइट आंसर होगा 54। तो नंबर सीरीज आपकी कैसे चल रही है, आप पहले जो है 2 से डिवीजन, देन 3 से मल्टीप्लीकेशन, 2 से डिवीजन, देन 3 से मल्टीप्लीकेशन, आफ्टर दैट 108 में हम 2 से डिवाइड करेंगे, देन 54 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, द NN Kunjuru committee was formed to look into the issues fill in the blanks at the university level. Administrative reforms, selection of vice chancellor, sports education and medium of instructions. So friends, ये जो NN Kunjuru कमेटी थी ये 1964 में स्टैब्लिश की गई थी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज में प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन के लिए।
मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि किस टाइप की लैंग्वेज और इंस्ट्रक्शन का हमें कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज में यूज करना चाहिए, किसको फॉलो करना चाहिए। तो ये आपकी कमिटी बेस्ड थी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के ऊपर, जो कि 1964 में फॉर्म की गई थी। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ रुपीज 623 रिजल्ट इन अ डिस्काउंट 11% on the market price of an item, at what price should the item be sold to offer a discount of 19%? So friends, आपसे ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन पूछा गया है। डिस्काउंट टू डिस्काउंट आपको गिवन है, एंड हमारे पास जो गिवन है वो सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस है 623। सेलिंग प्राइस पे आपको जो डिस्काउंट दिया गया है वो 11% है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए डिस्काउंट वाला एंड सेलिंग प्राइस मेंशन है, तब हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, मार्क प्राइस 1 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। सेलिंग प्राइस आपकी 623 गिवन है, मार्क प्राइस हमको जो है निकालना है, एंड आपका पर डिस्काउंट है 11। अब जब हम मार्क प्राइस निकालते हैं, देन आपका जो आप यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 623, देन 89 का इंटू करेंगे, देन हमारा मार्क प्राइस आएगा 700। मार्केट प्राइस हमारा आता है 700। अब आपका जो मार्केट प्राइस आया है 700, उसके ऊपर भी आप इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। देन अगेन जो नेक्स्ट डिस्काउंट आपको गिवन है वो 19% का है। नेक्स्ट डिस्काउंट इज योर 19%। अब मार्क प्राइस पे 19% का आप डिस्काउंट निकालेंगे, तब आपका जो आएगा ये यहाँ पर 567 जो है वो राइट आंसर होगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपको निकालना है, सेलिंग प्राइस आपका होगा 567। अगेन हमने इसी फॉर्मूले का यूज किया, मार्केट प्राइस आपका 700, डिस्काउंट इज 19%। फॉर्मूले में हम पुट करेंगे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस 1 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। सेलिंग प्राइस हमें फाइंड आउट करना है, मार्क प्राइस जो कि हमने फर्स्ट स्टेप ने निकाला 700, 1 माइनस 19 बाय 100, देन 700 का जब आप इंटू करेंगे, देन ये आपके पास आ जाएगा 0.81। अब जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन यू विल गेट 567 इज द सेलिंग प्राइस। तो क्वेश्चन में हमें पूछा गया था सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट प्राइस शुड बी आइटम टू बी सोल्ड टू अ ऑफर। अब हम आइटम को किस प्राइस में सेल करें कि डिस्काउंट 19% आए। तो डिस्काउंट हमें किस पे मिलता है, मार्क प्राइस पे, इसीलिए हमने पहले मार्क प्राइस निकाला, मार्केट प्राइस, आफ्टर दैट हमने सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट किया। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मैच द पेयर से आपके पास ऑथर्स के नेम गिवन है और उनकी बुक्स को जो है वो फाइंड आउट करना है। ब्रह्मगुप्ता, ब्रह्मेरा, भास्कराचार्य एंड भरत मुनि। फ्रेंड्स, अगर आपको एक ऑप्शन भी पता है तो आप ऑटोमेटिकली जो है मेज द पेयर्स को सॉल्व कर सकते हैं। ब्रह्मगुप्ता जो ऑथर्स थे, इनकी बुक का नाम था ब्रह्मा स्पोता सिद्धांता। ब्रह्महिरा जो बुक थी ये आपकी वृहद सामिता, सामिता से आप अच्छे से जो है मार्क कर सकते थे। वृहद सामिता आपकी ब्रह्मरी की बुक थी। एंड भास्कराचार्य की जो बुक थी वो थी लीलावती। भास्कराचार्य ने बुक लिखी थी लीलावती। भरत मुनि की जो बुक थी उसका नाम था नाट्यशास्त्र। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, which was the first commission to touch upon the issues of higher education in India indirectly? The Education Commission 1882-83, Indian University Commission 1902, Calcutta University Commission 1917 to 1919, the Hartog Committee 1929। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच वाज द फर्स्ट कमीशन जिन्होंने टच, ऐसा कौन सा फर्स्ट कमीशन था जिन्होंने टच किया था इश्यूज ऑफ हायर एजुकेशन के इश्यूज को इनडायरेक्टली टच करने वाला जो कमीशन था वो था आपका
द एजुकेशन कमीशन 1982 से लेके 83, जो कि जिसका नाम था हंटर कमीशन, जिसका नाम था हंटर कमीशन। ओके, 1882 से लेके 83 इन्होंने दिया था एजुकेशन कमीशन 1882-83। ये ऐसा कमीशन था जिन्होंने इंडिया के हायर एजुकेशन को इनडायरेक्टली इनके इश्यूज पर जो है अपना रिकमेंडेशंस बनाए थे। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर बात करने वाला जो कमीशन था वो था आपका एजुकेशन कमीशन। हंटर कमीशन, जिसमें अपॉइंट किया गया था लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following ancient universities was visited by the Chinese traveler Zhuangzhang? इंद्रप्रस्थ, तक्षशिला, नालंदा एंड ओदंतापुरी। ऐसी कौन सी एंशियंट यूनिवर्सिटी थी जिसमें चाइनीज ट्रैवलर हुआंगजेंग ने विजिट किया था? तो नालंदा यूनिवर्सिटी में जो है हुआंगजेंग ने विजिट किया था। सो नालंदा आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। Next, question number 14. A science teacher assigns students a project where they design and conduct an experiment to investigate the effects of environmental factors on plant growth in real time. This assessment is an example of summative assessment, authentic assessment, ipsative assessment and peer assessment. क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, अ साइंस टीचर जो स्टूडेंट्स को असाइन करता है प्रोजेक्ट वेयर दे डिजाइन एंड कंडक्ट, प्रोजेक्ट बनाना है स्टूडेंट्स को, ऐसे डिजाइन करना है जो एक्सपेरिमेंट और इन्वेस्टिगेट इफेक्ट हो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का प्लांट की ग्रोथ के ऊपर। रियल टाइम जो है एक्सपेरिमेंट के ऊपर प्रोजेक्ट बनाने को टीचर ने दिया है। दिस असेसमेंट इज कॉल्ड एज ऑथेंटिक। जब टीचर ने प्लांट की ग्रोथ के लिए एक्सपेरिमेंट और इन्वेस्टिगेशन और उसके इन्वायरमेंटल फैक्टर के क्या इफेक्ट्स हैं रियल टाइम सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए दिया है, दिस इज कॉल्ड योर ऑथेंटिक असेसमेंट। टीचिंग एप्टीट्यूड में असेसमेंट से क्वेश्चन आता है। समेटिव असेसमेंट एंड ऑफ द सेमिस्टर, एंड ऑफ द कोर्स जो आपका असेसमेंट होता है, लाइक टीचर अगर एग्जाम ले रहे यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन जिसमें टीचर आपका नहीं होता है, टीचर जो होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट में होता है, समेटिव एंड ऑफ द सब्जेक्ट जिसमें आपका जो मार्क्स इवेलुएट होते हैं वो समेटिव असेसमेंट होता है। सो यहाँ पे रियल टाइम की बात हो रही है तो ऑथेंटिक असेसमेंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to Nyaya classical school of logic, which of the following steps of inference corresponding to Upanyaya? The hill has fire because it has smoke. Whatever has smoke has fire and fire. The hill has smoke which is invariably associated with fire. अगर हम बात करें उपन्याया की तो आपका ऑप्शन होगा 4। द हिल हैज स्मॉक विच इज इनवेरेबली, हिल पर धुआं है, हिल के ऊपर स्मॉक है, धुआं है जो इनवेरेबली एसोसिएटेड है फायर के साथ में। अगर आग है, अगर कहीं पे आग लगी है तो वहां पे धुआं भी होगा। अगर स्मॉक है दैट मीन्स कि वहां पर आग लगी होगी तभी ही वहां पे धुआं हो रहा है। तो इट्स ओपन न्याया, invariably associated with each other. Option number 4 is right. Next question, which of the following statement is true? In a valid argument, all of its premises have to be true. Validity can be attributed to any single propositions by itself. Truth and falsehood are attributes of single propositions. Truth and falsehood can be attributed to argument. आपको बताना है कौन सा इसमें से ट्रू है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, आर्ग्यूमेंट में क्या होते हैं, प्रोमाइसेस होते हैं, प्रोमाइस, एंड उसके बाद हमारा कंक्लूजन होता है, राइट। अगर आपका प्रोमाइसेस ट्रू एंड ट्रू होंगे स्टेटमेंट, तब आपका जो कंक्लूजन होगा वो भी ट्रू होगा। अगर आपका प्रोमाइसेस ट्रू एंड फॉल्स होंगे तब आपका जो कंक्लूजन होगा वो भी फॉल्स होगा।
ट्रू और ट्रू हमेशा ट्रू होंगे, ट्रू और ट्रू कभी भी फॉल्स नहीं होंगे। यहाँ पे पूछा, या तो आपका जो स्टेटमेंट होता है वो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। अगर हम पूरे की बात करें या तो वो इनवैलिड होगा या तो वैलिड होगा। तो प्रपोजिशन जो होते हैं, फॉर एग्जांपल आपसे पूछा गया ऑल ए आर बी, सम बी आर ए, अब वो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। आपके जो स्टेटमेंट होते हैं या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। तो ट्रू ट्रू हमेशा ट्रू होता है, फॉल्स 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 होता है। ट्रू एंड फॉल्स है तो वो फॉल्स होगा। लेकिन ट्रू और ट्रू यानी कि सही को हम कभी भी गलत नहीं बोल सकते, ट्रू और ट्रू कभी भी फॉल्स नहीं होगा। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। In a valid argument, all of its premises have to be true। बोला जा रहा है कि वैलिड अगर आर्ग्यूमेंट है तो प्रोमाइसेस जो होंगे वो ट्रू होंगे। ऐसा जरूरी नहीं है, अगर कोई वैलिड आर्ग्यूमेंट है तो उसके प्रोमाइसेस फॉल्स भी हो सकते हैं, ट्रू भी हो सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ही ट्रू होंगे। वैलिडिटी कैन बी, बिकॉज अगर कोई आर्ग्यूमेंट या प्रोमाइसेस आपके फॉल्स एंड फॉल्स है तब भी वो वैलिड हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि फॉल्स आपका इनवैलिड होगा। इनवैलिड कब होगा, जब आप ट्रू और ट्रू को फॉल्स बता रहे हो तब वो इनवैलिड होगा। वैलिडिटी कैन बी एट्रीब्यूटेड टू एनी सिंगल प्रपोजिशंस बाय इटसेल्फ। वैलिडिटी आप सिंगल प्रपोजिशन के बेस पे नहीं बता सकते, आपको टू प्रपोजिशन चाहिए तभी आप किसी को वैलिड बोल सकते हो। इट्स ऑल्सो रॉन्ग। ट्रूथ एंड फॉल्सहुड आर attributed टू सिंगल propositions। ट्रूथ एंड फॉल्सहुड आर एट्रीब्यूटेड टू सिंगल, यस ये सिंगल प्रपोजिशंस पे हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास टू प्रोमाइसेस है तब आपके पास सिंगल कंक्लूजन है, तब उसका आंसर आप दे सकते हैं। तो थर्ड इज द राइट आंसर। ट्रूथ एंड फॉल्सहुड कैन बी एट्रीब्यूटेड टू आर्ग्यूमेंट। ट्रूथ एंड फॉल्सहुड किसको करते हैं, एट्रीब्यूट करते हैं, ये भी जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। True and falsehood are attributes to single propositions. Next, question number 17. A sociology professor wants to gather a student's opinion on controversial social issues. Discuss in class which tools allow the professors to create polls and analyze response in real time. Poll everywhere, कैम्टेशिया, स्ट्रॉ पोल, सर्वे मंकी एंड मैंटीमीटर। क्वेश्चन में बोला गया है सोशियोलॉजी प्रोफेसर जो कि चाहता है स्टूडेंट्स के ओपिनियन और कंट्रोवर्शियल इश्यूज के ऊपर स्टूडेंट का ओपिनियन जानना चाहते हैं क्लास में। तो हम स्टूडेंट्स का ओपिनियन और सर्वे लेने के लिए किस टाइप के सॉफ्टवेयर और टूल्स का यूज कर सकते हैं रियल टाइम सर्वे के लिए। तो आप रियल टाइम सर्वे के लिए यूज कर सकते हो पॉल एवरीवेयर। पॉल एवरीवेयर का यूज किया जाता है रियल टाइम सर्वे के लिए, जिसमें आप पॉल क्रिएट करके किसी भी पर्सन के फीडबैक और ओपिनियंस कलेक्ट कर सकते हो। कैम्पटीसिया जो होता है वो पोल के लिए नहीं होता। स्ट्रॉ पोल राइट होगा। सर्वे मंकी इज ऑल्सो राइट। मेंटीमीटर इज ऑल्सो फॉर द क्रिएट अ पोल। आप उसमें रियल टाइम रिस्पॉन्सेस कलेक्ट कर सकते हो। ए सी डी, ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। लिस्ट द फॉलोइंग डेवलपमेंट इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको ये ऑप्शंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। Invention of television remote controls, publication of diurnals, inventions of camera, arrival of mass market paperbacks, origin of hieroglyphic writing system. So friends, पहले के टाइम में इजिप्त में हेरियोग्लिप्टिक राइटिंग सिस्टम जो एक लिखने की शैली और लिपि होती थी, सबसे पहले उसको लाया गया था। तो अगर हम क्रोनोलॉजिकल एंशियंट टाइप की बात करें तो ई जो होगा आपका फर्स्ट नंबर पे होगा, जो कि ओनली सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में है। सबसे पहले हिरियोग्लिप्टिक लिपि का, जिसको यूज करते थे लिखने के लिए, इसका आविष्कार हुआ था। उसके बाद आया हमारा पब्लिकेशन ऑफ ड्यूरेनल्स, यानी कि आपके न्यूज़पेपर्स आए, ड्यूरेनल्स सेकंड आएगा। देन कैमरे का इन्वेंशन हुआ थर्ड। देन आपका
अराइवल्स ऑफ मास मार्केट पेपर बैग्स आपके आए, कैमरे के बाद में पेपर बैग्स आ गए. देन डी इज द फोर्थ. लास्ट वन इज इन्वेंशन ऑफ टेलीविजन रिमोट कंट्रोल इज द 5. E, B, C, D, E is the right chronological option. 4 is the right answer. Next, question number 19. Informal policy का question है. Of course, abortion has to be legal. After all, a woman must have freedom to do whatever she wants with her own body. Identify the policy committed in this statement. Policy of composition. Complex question. Bagging the question. Hasty generalization. क्वेश्चन में बोला जा रहा है ऑफ कोर्स अबॉर्शन जो है वो लीगल है. आफ्टर ऑल अ वुमेन मस्ट, सभी वुमेन को फ्रीडम है कि वॉट एवर जो वो चाहती है वो कर सके. अब यहाँ के ऑफ कोर्स ये जो अबॉर्शन है ये लीगल है. अब वो चाहती है जो कर सके. अब यहाँ पे लीगल की जगह तो पहली बात इलीगल होना चाहिए था. घुमा फिरा के एक ही बात को जो बोला जा रहा है उसे बोलते हैं हम बैगिंग द क्वेश्चन. स्टेटमेंट सॉरी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. जब एक ही बात को घुमा फिरा के बोला जाए, सेम रिपीट किया जाए, दैट इज कॉल्ड योर बेगिंग द क्वेश्चन. ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. यहाँ पे बोला जा रहा है लीगल. अगर अबॉर्शन लीगल है फिर भी वुमन को फ्रीडम है. पहली बात तो ये लीगल नहीं है, यहाँ पर लीगल वर्ड का यूज किया जाता है. देन उसके बाद वुमन मस्ट हैव, फिर भी बोला जा रहा है कि ये लीगल है फिर भी वुमन को फ्रीडम है, वॉट एवर जो वो चाहती है वो कर सकती है. मीन्स यहाँ पे घुमा फिरा के एक ही बात को बोला जा रहा है. क्वेश्चन नंबर 20. आइडेंटिफाई द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. mean deviation, median, standard deviation, range and quartile. mean deviation, mean जो होता है वो आपका एवरेज होता है. डेविएशन डिफरेंस ऑफ एवरेज. mean deviation आपका डिस्पर्शन होता है. मीडियन नहीं होगा. स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्पर्शन होता है. देन आपका रेंज भी इज ऑल्सो डिस्पर्शन. ए सी डी इज द राइट आंसर. मीडियन नहीं होगा एंड क्वार्टाइल भी नहीं होगा. Option number 3 is the right answer. Dysentery is a, question number 21. Dysentery is a waterborne disease caused by water contaminated by virus, bacteria, fungi and protozoa. Dysentery एक waterborne disease है जो water की वजह से contaminated होती है. ये जो डिसेंट्री डिसीज है ये बैक्टीरिया के इंफॉर्मेशन के कारण फैलती है. इसे हम बोलते हैं बैक्टीरिया. सो फ्रेंड्स, डिसीज आप अच्छे से कर लीजिएगा. पेपर डेवलप एंड इन्वायरमेंट क्वेश्चन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिसीज को लेके. तो डिसेंट्री इज अ बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. Your measurement should show which of the following validities if you want to generalize the result of your research to a different population. Construct validity, internal validity, external validity and convergent validity. क्वेश्चन में पूछा जा रहा है योर मेजरमेंट शुड शो, आपका मेजरमेंट शो करता है विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिडिटी यू वांट टू जनरलाइज द रिजल्ट ऑफ योर रिसर्च. अगर आप अपने रिसर्च को डिफरेंट पॉपुलेशन के ऊपर करते हैं, डिफरेंट पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर एक्सटर्नल वैलिडिटी फॉर द डिफरेंट पॉपुलेशन. डिफरेंट पॉपुलेशन के ऊपर अगर आप अपने रिसर्च का इफेक्ट देखते हैं इज योर एक्सटर्नल वैलिडिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. Computer security breach can be minimized by incorporating which features into a computer system operation. Installation of software of user choice, the ability to log into multiple nodes using only one account, forced log from the system if no activity has been detected, allowing the uploading and downloading files to the system.
अगर आपकी कंप्यूटर की सिक्योरिटी बीच होती है, कैन बी मिनिमाइज, अब हमें उसको मिनिमाइज करने के लिए इनकॉर्पोरेटिंग किस फीचर्स का यूज करना चाहिए? फर्स्ट, लॉग ऑफ फ्रॉम द सिस्टम, आप लॉग आउट कर सकते हैं सिस्टम से इफ नो एक्टिविटी हैज बीन डिटेक्टेड। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Next, question number 24. I hope you all are enjoying the session. If you like this video, don't forget to subscribe the channel and don't forget to share this video. In computing, which of the following is a program downloaded and installed on a computer that appears harmless but is in fact malicious? अगर आपके कंप्यूटर में कोई ऐसे प्रोग्राम जो अनवांटेड तरीके से डाउनलोड हो जाते हैं, इंस्टॉल हो जाते हैं एंड आपके कंप्यूटर को हार्म पहुंचाते हैं, इसे बोलते हैं हम ट्रोजन हॉर्स। ये होता है आपका ट्रोजन हॉर्स, जो अचानक से डाउनलोड हो जाते हैं, इंस्टॉल हो जाते हैं। एक सॉफ्टवेयर आपका कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, जो आपको हार्म करेगा कंप्यूटर का, बिकॉज ऑफ द ट्रोजन हॉर्स। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नंबर सीरीज है 2, 10, 30, 68 एंड 130। 30, 68 एंड 130। अगर हम 1 का क्यूब की बात करें, 1 का क्यूब 1 प्लस 1 2, देन 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 2 10, 3 क्यूब 27 प्लस 3 30, 4 क्यूब 64 plus 4 68, then 5 cube plus 5, 5 का क्यूब 125 plus 5 130। देन आपको नेक्स्ट बताना है 6 का क्यूब होता है 216 प्लस 6 हो जाएगा आपका 222। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बनता है आपका ऑप्शन नंबर 222। कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पे नए थे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट अपडेट एंड नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही हम एमसीक्यू सीरीज की प्रैक्टिस करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे।